Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in Organic Chemistry, and in this we will read about lanthanides. पिछले टॉपिक में हमने लैंथेनाइडों के पृथक्करण की एक विधि पढ़ी थी। अब हम लैंथेनाइडों के पृथक्करण की दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। धातु आयनों के गुण उनके आकार और आवेश पर बहुत निर्भर करते हैं। सभी जो लैंथेनाइड हैं वो त्रिधनीय होते हैं और उनका आकार भी लगभग समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी लगभग समान होते हैं। इसी कारण लैंथेनाइड तत्वों को एक दूसरे से अलग करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इनके स्थायित्व, विलेयता और क्षारीय गुणों में अंतर भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इन गुणों के बहुत थोड़े अंतर की सहायता से ही इन्हें पृथक किया जाता है। इनको पृथक करने की दो प्रमुख विधियां हैं, प्राचीन विधि और आधुनिक विधि। प्राचीन विधि में निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहली है प्रभाजी क्रिस्टलन। यह विधि लैंथेनाइड लवणों की विलेयता के अंतर पर आधारित होती है। प्रभाजी क्रिस्टलन की प्रक्रिया निम्नलिखित बिंदुओं में अलग की जा सकती है। सबसे पहले क्या होता है, लैंथेनाइड लवण के मिश्रण को तेज गर्म कर तब तक वाष्पित किया जाता है जब तक कि ठंडा होने पर लगभग आधे भाग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्रिस्टल और विलयन को अलग कर लेते हैं। अब प्राप्त क्रिस्टल जो होते हैं उनको जल में विलय करके उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते चलते हैं। विलयन का पुनः वाष्पन कर आधे भाग के क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यू दोहराई जाती है। अर्थात हम जो प्रभाजी है उनकी संख्या को बढ़ाते जाते हैं और सबसे कम विलय भाग में क्रिस्टल के रूप में और घुलनशील भाग विलयन में चला जाता है। जिस लवण की विलेयता कम होती है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसकी विलेयता सबसे अधिक होती है वो सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइज होता है। तो लैंथेनाइड लवणों की में उनकी विलेयता लैंथानम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है, इसीलिए ल्यूटीशियम सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है और लैंथेनाइड सबसे अलग में। प्रभाजी अवक्षेपण। लैंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर क्रमशः कम होती है। इट्रियम समूह के हाइड्रोक्साइड मतलब गैडोलियम से ल्यूटीशियम तक के हाइड्रोक्साइड सीरियम से यूरोपियम तक के हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम क्षारीय होने पर विलयन में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में लैंथेनाइड लवणों के विलयन का कोई क्षार में डालते हैं तो इट्रियम समूह के लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड कम क्षारकता के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं और जो सीरियम समूह है वो विलयन में ही रहते हैं। दूसरे समूह में इसके बाद सीरियम समूह के हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण कर लेते हैं तो सबसे दुर्बल क्षार मतलब ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले अवक्षेपित होता है और लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे बाद में अवक्षेपित होगा और बीच के लैंथेनाइड क्षारकता के क्रम में अवक्षेपित होते चले जाते हैं। इस विधि द्वारा प्रभावी और शुद्ध पृथक्करण के लिए प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है और दोनों समूह के हाइड्रोक्साइडों की विलेयता में अंतर अधिक नहीं होता, इसलिए जो यह विधि है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से उनकी क्रिया कर उनका अवक्षेपण किया जाता है हाइड्रोक्साइड के क्रम में, तो यह विधि का उपयोग कम किया जाता है। दूसरा है, तीसरी विधि है ऑक्सी लवणों का प्रभाजी तापीय विघटन। लैंथेनाइडों के ऑक्सी लवण नाइट्रेट, सल्फेट, एसिडेट गर्म होने पर विघटित होकर ऑक्साइड बना लेते हैं। प्रत्येक लैंथेनाइड के लिए वह ताप भिन्न होता है जिस पर उसका ऑक्सी लवण विघटित होता है। यह ताप जो होता है वो सीरियम से ल्यूटीशियम तक घटता चला जाता है। संयोजकता परिवर्तन अगली विधि है। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनाइड स्थायी विन्यास के कारण +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, इसलिए उनका भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनों के गुण भी भिन्न होते हैं, इसलिए उनका पृथक्करण आसानी से हो जाता है। जैसे कि अगर हम लैंथेनाइडों के मिश्रण को पोटेशियम परमैंगनेट से या ब्रोमेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत करवाया जाए तो सीरियम जो है +3 से +4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सीरियम +3 की तुलना में सीरियम +4 अधिक आवेश होने के कारण छोटा होता है और इसका क्षारीय गुण भी कम होता है।
होता है, इसीलिए सीरियम +4 का आयन जो सीरियम हाइड्रोक्साइड है वो सीरियम ऑक्साइड और अन्य क्षारीय लवणों से अवक्षेपित हो जाता है, जबकि अन्य जो लैंथेनाइड है वो क्षारीय विलयन में ही रह जाते हैं। ये कुछ प्राचीन विधियां हैं जिनके द्वारा लैंथेनाइडों का अवक्षेपण का पृथक्करण किया जाता है। अब आधुनिक विधियां, आधुनिक विधि में सबसे पहली है आयन एक्सचेंज विधि या आयन विनिमय विधि। यह सबसे प्रभावी और तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है। इसमें क्या करते हैं, हम एक कॉलम बनाते हैं और उसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। उस रेजिन में कार्बोक्सिलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रकार का कोई अम्लीय समूह होता है। जब लैंथेनाइड आयनों के विलयन को इस स्तंभ में से प्रवाहित किया जाता है तो लैंथेनाइड आयन रेजिन में उपस्थित अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर रेजिन के साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब Ln+3+3H रेजिन में Ln रेजिन बन जाएगा और अम्ल अलग हो जाएगा। लैंथेनाइड से ल्यूटीशियम तक आकार में कमी आती है, जिससे संकुलन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात जलयोजित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। इसीलिए लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जलयोजित होने पर लैंथेनम आयन की त्रिज्या भी बढ़ेगी। छोटे आकार वाले जलयोजित आयन रेजिन पर सबसे अधिक दृढ़ता से पहले अवशोषित होंगे, जबकि जलयोजित में हमें ल्यूटीशियम आयन सबसे कम दृढ़ता से सबसे बाद में अधिक अवशोषित होता है। इस अवशोषित आयनों को अमोनियम सोडियम साइट्रिक अम्ल के बफर द्वारा निक्षालित कर निकालते हैं। इस विधि में अमोनियम साइट्रेट साइट्रिक अम्ल बफर डाला जाता है, जिससे लैंथेनाइड आयन रेजिन से अलग होकर साइट्रेट विलयन बनाते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब लैंथेनाइड रेजिन की साइट्रिक विलयन से क्रिया कराने पर साइट्रेट और रेजिन बनते हैं। ल्यूटीशियम जैसे छोटे धनायन साइट्रेट के साथ में प्रबल संकुल बनाकर शीघ्रता से विलयन में आ जाते हैं, जबकि लैंथेनम और सीरियम जैसे बड़े धनायन साइट्रेट के साथ में दुर्बल संकुल बनाते हैं, जो कि अधिक देर तक स्तंभ में रेजिन में जुड़े रहते हैं। तो जो निक्षलन की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले ल्यूटीशियम संकुल होगा और सबसे अंत में लैंथेनम साइट्रेट संकुल विलयन में जाएंगे। जलयोजित ल्यूटीशियम आयन अपने बड़े आकार के कारण सब कम दृढ़ता से स्तंभ पर अधिशोषित होते हैं, इसीलिए जब निक्षालन होता है तो सबसे पहले ल्यूटीशियम साइट्रेट संकुल विलयन में जाता है। दूसरी है विलायक निष्कर्षण विधि या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। लैंथेनाइड आयनों के संकुल विलायकों में विलय होते हैं तथा संकुलन की प्रवृत्ति +4 आयनों में सबसे अधिक होती है, +2 आयनों में कम होती है। +3 आयनों में संकुलन की प्रवृत्ति कम होने के साथ साथ में बढ़ती भी जाती है। तो इस विधि में मुख्यतः लैंथेनाइड संकुल जल तथा अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय कार्बनिक विलयकों में विलयता के अंतर पर आधारित होता है। लैंथेनाइड आयनों के मिश्रण में दो आंशिक मिश्रणीय विलायकों जैसे जल या कार्बनिक विलयन में लेकर या संकुल कर्मक विलायक निष्कर्षण करने पर कार्बनिक सतह में +4 आयनों के संकुल होते हैं, जबकि +3 भारी आयनों के संकुल और सबसे अंत में +2 आयनों के संकुल प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लैंथेनाइड अम्लों को आयनों को हम SaNHNO3 के साथ में जल और केरोसिन के मिश्रण में ट्राई एन ब्यूटिल फॉस्फेट अर्थात TBP मिलाकर निष्कर्षण करने पर मिश्रण में लैंथेनाइड आयन पृथक किए जा सकते हैं। TBP लैंथेनाइडों के साथ में संकुल बनाता है, तो Ln+3 + 3NO3- +3 TBP, तो LnNO3 3TBP कार्बनिक संकुल होता है। इस विधि द्वारा 95% लैंथेनाइडों का पृथक्करण किया जा सकता है और TBP की तुलना में डाई2 एथिल अधिक उपयुक्त अभिकर्मक होता है। अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से भी इनका लैंथेनाइडों का पृथक्करण किया जाता है, क्योंकि इनके परमाणु संख्या के साथ में इनके RF के मान भी अलग होते हैं। अगला है TLC या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस विधि का उपयोग कर समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम तथा टर्बियम के पृथक्करण में किया जाता है। इसमें सिलिका जेल का उपयोग किया। GC गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा भी इनको अलग किया जाता है। लैंथेनाइडों की वाष्पशीलता में अंतर होता है, इस विधि से गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा इनको अलग किया जाता है। भिन्न भिन्न
लैंथेनाइड संकुलों की वाष्पशीलता भी अलग होती है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। अगला है संकुल निर्माण। लैंथेनाइड के जो आयन है वो EDTA के साथ में जल में घुलनशील संकुलों का निर्माण करते हैं। प्राप्त संकुलों का स्थायित्व समान नहीं होता, इनमें अंतर होता है, इसीलिए परमाणु संख्या बढ़ने के साथ में इन संकुलों का स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो पहले सबसे कम संकुलन बनाने वाले लैंथेनाइड संकुल आयनों के संकुल अवक्षेपित होते हैं, उनका पृथक्करण संभव हो पाता है। थैंक यू।